हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज़ में जारी रखते हुए आज हम लोग एक बहुत कॉमन और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है IUI। तो आइए सपना से जानते हैं कि IUI आखिर होता क्या है। लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं IUI और IVF को लेके। IUI में कितना खर्चा होता है, IUI में कितने चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी रहने के, कितनी बार IUI कर सकते हैं, IUI के बाद IVF कब करने की ज़रूरत पड़ती है, IUI के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ता है क्या। ये सारी चीज़ों से आज जानकारी लेते हैं, सपना से इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सपना, ये बताओ IUI होता क्या है। जी, तो जैसा कि पहला सवाल है कि IUI नाम से ही हम समझते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब है कि ये जो बच्चेदानी है उसमें हम डायरेक्ट, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर, और हम पार्टनर का जो सेमेन का स्पर्म्स है वो डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, उसको हम IUI कहते हैं। IUI करने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको अगर लंबे समय से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसमें नॉर्मल ओव्यूलेशन, इंडक्शन, फॉलिकल मॉनिटरिंग और टाइम इंटरकोर्स की अगर 8-10 साइकिलें हो गई हैं और अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड लेवल पे हम उनको IUI का सजेस्ट करते हैं। अगेन, सबसे कॉमन इंडिकेशन जो IUI का रहता है वो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है कि मेल पार्टनर के जो सेमेन के पैरामीटर्स है, उनकी मोटिलिटी, उनके स्पर्म काउंट्स, अगर उनमें प्रॉब्लम है तो वो नंबर 1 कारण है IUI करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड पार्टनर्स, जिसमें उनका एजियोस्पर्मिया होता है, उनके काउंट 0 होते हैं, तो उसमें हम डोनर इंसेमिनेशन के लिए एडवाइस करते हैं। और कई बार इनफर्टिलिटी लंबे समय से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है और अगर हम IVF का सोच रहे हैं तो पहले हम IUI करने का सोचते हैं। 2 to 3 साइकिल्स IUI भी ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद हम IVF के लिए सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में सिंगल फेलोपियन ट्यूब होती है और वो लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती। अगर हम लोग IUI की साइकिल इंटेंड नहीं करते हैं और ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के दौरान उसकी जिस साइड की फेलोपियन ट्यूब खुली है और वो साइड पे फॉलिकल्स अच्छे बनते हैं तो पेशेंट को काउंसल करके हम लोग IUI ट्राई कर सकते हैं। हालांकि IUI और IVF में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। IUI का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जैसा सपना ने बताया, और IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो उसको हम लोगों की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। जब हम लोग पेशेंट को IUI के बारे में काउंसल करते हैं तो मोस्टली लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF से कंफ्यूज करते हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। IUI में स्पर्म और एग्स का यूनियन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है और टेस्ट ट्यूब बेबी में स्पर्म और एग्स का यूनियन फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। तो जैसा सपना मैंने बताया कि IUI और IVF अलग अलग हैं, तो हम लोग कितनी बार पेशेंट को IUI कर सकते हैं, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो तो कितनी बार, और अनएक्सप्लेन्ड या दूसरे कोई फैक्टर्स हो तो कितनी बार कर सकते हैं, और IUI करने के बाद हम कब पेशेंट को बोलते हैं कि अब IUI नहीं करना है, अब आपको IVF के बारे में सोचना चाहिए। आपका ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार कपल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कई सारी साइकिल्स ऑफ IUI करा चुके होते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे आपने जो इंडिकेशन पूछा है उसके पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि IUI करने के पहले हमारे लिए फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग कंपलसरी होती है कि फेलोपियन ट्यूब दोनों नलियाँ पेशेंट की खुली है कि नहीं, कि उसके बाद ही हमको नेक्स्ट स्टेप IUI पे जाना चाहिए। अगेन, इसमें ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्टर टू डॉक्टर, इसका प्रोटोकॉल और इसका जो उनका प्लान ऑफ मैनेजमेंट है बहुत डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे हम लोग मातृत्व हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे क्या राय है वो हम इस पे बता रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा कि IUI के क्या इंडिकेशन है, कितनी साइकिल्स ऑफ IUI हमको करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 डिफरेंट केस समझ सकते हैं। केस नंबर 1, जो नॉर्मल हेल्दी कपल्स हैं और वो ट्राई कर रहे हैं, उनमें अंडे बन रहे हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग हो रहा है, टाइम्ड इंटरकोर्स है, पार्टनर भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी अगर नहीं रुक रही है, 6 से 8 या 10 साइकिल के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हम उनको फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग का एडवाइस करते हैं, फॉलोड बाय IUI साइकिल्स का एडवाइस करते हैं। और नॉर्मली एक साइकिल में अगर 1 या 2 अंडा बन रहा होता है तो IUI साइकिल्स में हमारा टारगेट रहता है कि मेडिसिन के साथ इंडक्शन के लिए हम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस भी ऐड ऑन करना चाहते हैं और एटलीस्ट 3 to 4 एग्स बने, ऐसा हम प्लान करते हैं। और
उसमें हम मैक्सिमम 3 साइकिल्स ऐसा बोलते हैं, अगर 3 गुड साइकिल्स में अगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हमको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सोचना चाहिए। अगेन केस टू केस ये वेरी करेगा। अभी केस नंबर 1 है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। अभी केस नंबर 2 ऐसा है जहाँ पे हस्बैंड के जो पैरामीटर्स है, स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन है या बॉर्डर लाइन से कम है, या मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, मतलब सीमेन में एक प्रॉब्लम है, इस पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, और फीमेल लगभग नॉर्मल सी है, तो उसमें हम लोग IUI फिर से 3 to 4 साइकिल्स हम ट्राई करते हैं। और उसमें हमारे प्री वॉश काउंट, क्योंकि हम ये IUI के प्रोसीजर में क्या होता है कि वॉश करने के पहले और वॉश करने के बाद, प्री वॉश एंड पोस्ट वॉश हमको काउंट्स कैसे मिल रहे हैं। अगर उनको पोस्ट वॉश काउंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो हम 3 to 4 साइकिल्स उनमें ट्राई कर सकते हैं। फिर केस नंबर 3 ये हो गया कि हमारा अजूस्पर्मिया है, पार्टनर में जो स्पर्म काउंट है वो 0 है। अगर पार्टनर में स्पर्म काउंट 0 है तो उस केस में हम डोनर इंसेमिनेशन के लिए जब हम ट्राई कर रहे हैं तो उसमें हम 5 to 6 टाइम्स भी ट्राई कर सकते हैं IVF पे जाने के पहले। IUI का जो प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले हमारा, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया, कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन विद फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से स्टार्ट होता है। IUI में हम लोगों का टारगेट ये होता है कि हमारे मिनिमम दोनों साइड पे एक या एक साइड पे 2 एग या मैक्सिमम 3 एग बने। जितना ज़्यादा एग्स होते हैं उतने प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं IUI में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 4, 5, 6 एग भी बने। 3 से ज़्यादा अगर एग बनते हैं तो हम लोग वो साइकिल में IUI नहीं करते, IUI साइकिल कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हाई ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस, ट्रिपलेट्स रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम ओवेरियन स्टिमुलेशन चालू करते हैं और IUI क्योंकि 3 या 4 साइकिल ही करना है तो ऑप्टिमल कंडीशंस में करना चाहिए। ऑप्टिमल कंडीशंस का मतलब है कि पेशेंट के एंडोमेट्रियम की स्किन अच्छी होनी चाहिए, फॉलिकल्स का नंबर अच्छा होना चाहिए और उसकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। तो जैसा सपना ने बोला, हम लोग बिना HSG, अगर पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी कंफर्म नहीं है तो हम लोग हमारे यहाँ पर IUI नहीं करते। पहले HSG या लेप्रोस्कोपी अगर आगे हुई हो तो ही IUI करते हैं, क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया, अगर हम लोग IUI करें और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की वो साइड की फेलोपियन ट्यूब बंद हो जिस साइड फॉलिकल्स बने तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, तो वो IUI करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए IUI करने से पहले हमारी फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी कंफर्म होनी चाहिए। अब हमने कंट्रोल ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन कर लिया, 10वें 11वें दिन पे हमारे 2 या 3 फॉलिकल्स अच्छे बन गए, फिर हमने ओव्यूलेशन ट्रिगर दिया SCG से। उसके 36 to 48 आवर्स के बाद हम लोग IUI करते हैं। तो सपना, IUI का प्रोसीजर में 2 चीज़ें होती है, एक होता है सीमेन प्रिपरेशन और एक होता है IUI प्रॉपर। सीमेन प्रिपरेशन के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। यूजुअली सबसे कॉमन मेथड होता है जिनके काउंट्स ओके होते हैं, उसके लिए हम लोग स्विम अप मेथड करते हैं। हस्बैंड को हम लोग सीमेन कलेक्ट करने का बोलते हैं, प्रेफरेबली हॉस्पिटल में। अगर कुछ लोगों को स्पर्म सीमेन हॉस्पिटल में नहीं कलेक्ट होता है तो हम लोग उनको घर से लाने का बोलते हैं। सीमेन जब वो बॉटल में कलेक्ट होता है तो उसको 30-35 मिनट्स के लिए लिक्विफेक्शन के लिए रखते हैं, और वो लिक्विफाइड सीमेन के बाद हम लोग पहले एक अपने अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि काउंट्स कितने हैं, और उसके बाद उसको कल्चर मीडिया में डाल के सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करती है, स्पर्म्स चूँकि भारी होते हैं तो स्पर्म्स नीचे आ जाते हैं और बाकी का डेब्रिस ऊपर आ जाता है। उसके बाद हम उसको वॉश करके बाकी का डेब्रिस निकाल देते हैं और खाली स्पर्म्स अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद उसमें कल्चर मीडिया एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। और जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स होंगे वो तैर के ऊपर आ जाएंगे, और बाकी ऊपर वाले स्पर्म्स को हम लोग कलेक्ट करके पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। उसको हम लोग सीमेन स्पर्म प्रोसेसिंग बोलते हैं। IUI के प्रोसीजर के बारे में सपना से जानते हैं कि IUI का प्रोसीजर हम लोग कैसे करते हैं। जी, तो जैसे आपने एक्सप्लेन करा कि सीमेन प्रिपरेशन हो रहा है, तो अगर सैंपल उन्हें हॉस्पिटल में कलेक्ट करा है तो ये प्रोसेस आप कर रहे हैं, और जो पेशेंट है, फीमेल है, जिनमें हमको IUI करना है, उनको ये कलेक्शन के हम 1 से 1.5 घंटे के बाद बुलाते हैं, क्योंकि उनका काम बाद में है। पहले हमको सैंपल को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके आपने मेथड्स बताए, और अब हमको बेस्ट स्पर्म्स, ये जो सैंपल प्रिपरेशन में हमने क्या करा है कि जो सबसे अच्छे मोटाइल स्पर्म्स है, गुड मोटिलिटी और जितना भी कचरा है, डेब्रिस, वो हम रिमूव कर चुके हैं, और हमको एक कलेक्शन, हमको हमारे पास IUI का इंसर्ट करने का बेस्ट सैंपल मिल गया है। अब महिला को हमने लिथोटमी पोजीशन, जैसे हम सोनोग्राफी के लिए नॉर्मल ट्रांसवेजाइनल पोजीशन देते हैं, उस पोजीशन में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की हम पोजीशन देते हैं, और हमारी स्टेराइल कंडीशंस में हम एक IUI कैनुला लेते हैं, और इसके साथ उसमें हमारा कलेक्टेड सैंपल होता है और उसको हम डायरेक्ट यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं।
तो पोजीशन देंगे, एक स्पेक्युलम हम इंसर्ट करते हैं, हमारा सिंगल ब्लेड स्पेक्युलम होता है, सर्विक्स को हम एलिस से पकड़ते हैं और हमको कैनुला इंसर्ट करनी होती है और बहुत स्लोली हम उसमें वो इंजेक्ट करते हैं जो डायरेक्टली यूट्रस के फंडस पे पहुंचता है। अच्छा, अब ये प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बताओ मेरे को कि ये आईयूआई करने में कितना टाइम लगता है? जी, ये प्रॉपर प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है जो आपने बोला? ये सारे क्वेश्चंस पे मैं आ रही हूँ। अब हमने क्या करा कि कैनुला के थ्रू हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट करा। तो पहली बात तो ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए कोई एनेस्थेसिया नहीं देना है। अब हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तो हम ये स्पर्म्स हैं उनको हम डायरेक्ट यूट्रस, ये यूट्रस का फंडस है, तो यूट्रस के फंडस के 5 हमने पहुंचा दिया है। तो हमने ये इतना सारा जो पोर्शन है सर्विक्स और लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस उसको हमने बाईपास कर दिया है। जो नेचुरल जब ट्राई कर रहे हैं या नेचुरल इंटरकोर्स में नॉर्मली वो वेजाइना में जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स के अंदर इंसर्ट होता है और वहाँ से स्पर्म को असेंड करके फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे जो बेस्ट ऑफ द स्पर्म्स है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और उनको यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स तक वो पहुँचेंगे। तो जो पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे कम हो गया है। अच्छा, ये बताओ आईयूआई करने के बाद कितनी देर रेस्ट करना पड़ता है? जी, अभी आईयूआई का जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो उसके बाद नॉर्मली हम उनको थोड़ा हेड लो कर देते हैं। हमारी जो टेबल होती है आईयूआई टेबल, और हम उनको 30 मिनट्स ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स वहाँ रहने देते हैं। तो दैट इज़ वन। उसके बाद सारे रूटीन काम कर सकते हैं या बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है? बेड रेस्ट तो करने का हम एडवाइस नहीं करते हैं। किसी को अगर ऑफिस जाना है या प्रोफेशनल है तो वो जा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या है ये प्रोसीजर करने के बाद शायद उनको थोड़ा पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है या कोई तकलीफ है, तो उस दिन के लिए वो थोड़ा आराम कर सकते हैं और नेक्स्ट डे से वो अपना नॉर्मल प्रोसीजर चालू कर सकते हैं। घर में रूटीन अपने काम कर सकते हैं? रूटीन काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है। 14 डेज के लिए हम उनको प्रोजेस्टेरॉन जो ल्यूटियल फेस हमारे सपोर्ट मेडिसिन होते हैं वो भी हम देते हैं। मेरे अगले 2 क्वेश्चन थे कि एनेस्थेसिया में करना होता है, आपने बता दिया एनेस्थेसिया में नहीं करना होता है। मैंने कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पेनफुल है, आपने बता दिया कि ज़्यादा पेनफुल, लेकिन इसमें क्या है ना, जो आईयूआई कैनुला इट इज़ वेरी थिन। पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल की लीड उतनी थिन होती है, तो इट इज़ वेरी थिन। क्या आईयूआई के प्रोसीजर में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। तो प्रोसीजर में तो इसमें भी है ना, डॉक्टर टू डॉक्टर है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल वेरी करता है। नॉर्मली हम जो ओव्यूलेशन ट्रिगर देते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 24 to 36 आवर्स पे ओव्यूलेशन होता है। अब कुछ डॉक्टर्स आईयूआई करने के पहले ओव्यूलेशन कंफर्म करना चाहते हैं और कुछ डॉक्टर्स नहीं भी करते हैं। तो उस तरह से अगेन समटाइम्स वी आर प्लानिंग फॉर डबल आईयूआई। अगर कोई हमारा डोनर इंसेमिनेशन है और हमको अच्छी साइकिल मिल रही है तो उसमें वी वांट टू ट्राई फॉर डबल आईयूआई। तो उस केस में भी हमको कई बार ओव्यूलेशन कंफर्म करना है तो पहले सोनोग्राफी से हम ओव्यूलेशन कंफर्म करते हैं और उसके बाद आईयूआई करते हैं। जो सोनोग्राफी की जेली हम लोग यूज़ करते हैं वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो जेली स्पर्मिसिडल होती है, स्पर्म्स को टॉक्सिक होती है, इसलिए बहुत सारे लोग आईयूआई करने के पहले फॉलिकल रप्चर हो ऐसा कंफर्म नहीं करते। हालांकि बिना जेली के सोनोग्राफी करके हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन वो करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। सपना ने डबल आईयूआई की बात की। सिंगल आईयूआई में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस लगभग 11 से 12% होते हैं और डबल आईयूआई में 14 to 15% होते हैं। तो बहुत ही प्रेशियस केस हो, बहुत लंबे टाइम से इनफर्टिलिटी हो, बहुत लंबे टाइम के बाद हमको अच्छी साइकिल मिली हो तो हम लोग, या फिर डोनर इंसेमिनेशन होते हो, हम लोग उस साइकिल में डबल आईयूआई कर सकते हैं। बाकी डबल आईयूआई रूटीनली नहीं करते क्योंकि पेशेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि वो जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनको आईयूआई कराने के लिए प्रोसीजर के टाइम पे काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी? नहीं, जैसे हमने बताया कि हमको वो टाइमिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सैंपल प्रोड्यूस हो गया है तो विदिन 1.5 आवर्स उनको हमारे यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तो वो भी रहेगा। अगेन क्या होता है कि आईयूआई प्रोसीजर के बाद कभी अगर उनको डिस्कम्फर्ट है तो मे बी हाफ डे जैसा लीव वो एडजस्ट कर सकते हैं या फिर वो 1 डे लीव लेके उसको प्लान कर सकते हैं, बट हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। वी नीड ओनली फॉर दैट हमारे लिए आईयूआई का प्रोसीजर, और जो आईयूआई के बाद 30 मिनट्स का जो हम हेड लो करते हैं तो हमारे लिए वी नीड ओनली टोटली 1 आवर। प्रोसीजर में 5 से 7 मिनट लगते हैं, 30 मिनट्स उनको हम लेटाते हैं और ऊपर नीचे लाने जाने का जो प्रोसेस है उसमें, तो हमारे लिए वी नीड ओनली 1 आवर। सीमेन सैंपल को घर से लाने का क्यों लीगली एडवाइस नहीं करते, हॉस्पिटल में ही कलेक्ट करने का क्यों बोलते हैं?
हॉस्पिटल में कलेक्ट करने का हम एडवाइस करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हॉस्पिटल के जो स्ट्रेस का माहौल जैसा रहता है तो मेल्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल। तो कई बार वो क्या करते हैं कि उनका सैंपल नहीं जनरेट हो पाता है, और ये जो हम टाइम कंस्टेंट बता देते हैं कि इसी टाइम में आपको कलेक्ट करना है, तो मेंटली भी कई बार वो साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेस हो जाता है। और लीगली जैसे हमारे न्यू ART लॉज आ गए हैं अभी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे इसमें? वो सैंपल कभी कभी एक्सचेंज हो जाता है या कुछ फीमेल्स किसी और का सैंपल ले आते हैं, इसलिए लीगली सैंपल को घर पे कलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर सपोज़ पेशेंट हस्बैंड घर पे कलेक्ट ही करना चाहता है, हॉस्पिटल पे कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो हम IUI के अपने रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट करते हैं कि सैंपल को घर पे होम कलेक्शन हुआ था। अच्छा ये बताओ, IUI के सक्सेस चांसेस कितने होते हैं, कितना % एक साइकिल में हमको सक्सेस मिल सकता है? अभी एक नॉर्मल साइकिल में अगर हमारी जो नेचुरल साइकिल होती है उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि अगर दोनों कपल हेल्दी है, ओव्यूलेशन हो रहा है, टाइमिंग बराबर है, ल्यूटेल फेज सपोर्ट दिया गया है, तो 7 to 10% चांस होते हैं। लेकिन IUI साइकिल्स में जैसे हम बात करें, हम 2 to 3 फॉलिकल्स के साथ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस को भी हम ऐड करते हैं। तो उसमें हमारा अगर हमको 3 गुड फॉलिकल्स मिल रहे हैं, और स्पर्म पैरामीटर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट वॉश काउंट कितना हमारा सेटिस्फैक्ट्री है। अगर पोस्ट वॉश काउंट सेटिस्फैक्ट्री है तो हमारे पास 15 to 20% चांस तक भी रहता है अगर 3 फॉलिकल्स हमको मिल रहे हैं। लेकिन अगर पोस्ट वॉश काउंट इतना अच्छा नहीं है तो फिर वो हमारे मतलब IUI प्रोसीजर नेचुरल साइकिल से 4 to 5% चांस को इंक्रीज करता है। IUI के प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7,000 का एक्सपेंस होता है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस और ओव्यूलेशन ट्रिगर को मिला के लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, जो अलग अलग क्लिनिक्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स में वेरी करता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि IUI या IVF ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IUI एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, एक लेवल 1 ART सेंटर पे आराम से हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस नहीं पड़ते हैं, तो पहले हम लोग IUI ट्राई करते हैं। IVF एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, अराउंड 1.5 to 2 लाख के आसपास एवरेज एक्सपेंडिचर होता है। उसमें प्रेगनेंसी रहने के चांसेस एक साइकिल के IVF में 30 to 35% होते हैं, कंपेयर टू IUI 10 to 14%। लेकिन चूंकि IVF एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, इसलिए हम लोग मोस्टली पेशेंट्स को लास्ट रिजॉर्ट का ही बोलते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को, IUI करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए? कोई भी हम नॉर्मली क्या है, जो लोग भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको लुटियल फेज सपोर्ट में मोस्टली हम लोग हैवी वर्क करने के लिए मना करते हैं। अपना डे टू डे दिनचर्या का काम वो कर सकते हैं, और जितना वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अगर वो कोई जॉब करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओनली थिंग है इसके बहुत ज़्यादा पेट पे लोड पड़े और हैवी वर्क उनको नहीं करना है। IUI के बाद पेशेंट को प्रेगनेंसी रुक गई ऐसा कब पता चलेगा और कितने दिन बाद पता चलेगा? जी, IUI प्रोसीजर के बाद हमारे लिए हम लोग लुटियल फेज सपोर्ट जो बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन ठंडक की गोलियां इनको बोली जाती हैं, तो वो हम 15 दिन के लिए 14 to 15 डेज़ के लिए हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं, और उनको समझा के बताते हैं कि उनको कब एक्सपेक्टेड हमको ये टैबलेट्स फिनिश होने के बाद अगर वो पीरियड मिस करते हैं तब वो हम या तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाते हैं, तो हम लोग ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी करके चेक कर सकते हैं, या फिर अगर उनको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करके देखना है तो हम ये बताते दे दें कि उनका जो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही वो करें, मतलब मिनिमम 14 to 15 डेज। एक साइकिल IUI में अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम लोग आगे क्या करते हैं? पेशेंट को क्या काउंसिल करते हैं, कैसे काउंसिल करते हैं, और नेक्स्ट IUI क्या दूसरी साइकिल में ही कर लेते हैं हम लोग? जी, अगेन इस बात पे डॉक्टर टू डॉक्टर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ डॉक्टर्स 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स प्रेफर करते हैं, कई डॉक्टर्स एक साइकिल का गैप भी लेते हैं। बट इसमें मैं एक चीज़ और आपको प्रैक्टिकलिटी भी बताऊंगी कि एक IUI साइकिल के बाद हमारे लिए फिर से वो बेसलाइन डे 3 स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हमको नेक्स्ट साइकिल फिर से अगर IUI प्लान करना है तो बेसलाइन डे 3 स्कैन पे हमारा कोई ओवेरियन सिस्ट या ओल्ड कॉर्पस ल्यूटियम या फिर कोई अर्ली बायोकेमिकल प्रेगनेंसी अगर रह गई हो तो वो सब हमको चेक करना पड़ता है। तो इसलिए प्रिफरेबली एक साइकिल का गैप हो जिसमें वो घर पे फिर से ट्राई कर सकते हैं कपल्स, और उसके बाद हम सेकंड साइकिल कर सकते हैं, मतलब 1 साइकिल के गैप के साथ हम कर सकते हैं। डोनर स्पर्म वाले पेशेंट्स में हम लोग कंसेक्यूटिव साइकिल्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जैसा सपना ने बोला, डे 3 स्कैन पे अगर ओवरी साइलेंट होगी, कोई रेमिनेंट कॉर्पस ल्यूटियम या फॉलिकल नहीं होगा और एंडोमेट्रियम थिन होगा, तभी ट्राई करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स एक IUI फेल होने के बाद ज़हनी तौर पर दूसरी तुरंत IUI साइकिल के लिए तैयार नहीं हो पाते और एक्सपेंसिव भी पड़ता है, इसलिए एक साइकिल का ब्रेक देना बेहतर रहता है।
आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे पेशेंट जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी है, बहुत जगह से ट्रीटमेंट लेके आए हैं, हम उनको जब इंजेक्शंस का या ओवेरियन स्टिमुलेशन का गोनाडोट्रोपिन्स का एडवाइस करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सर बिना मेडिसिन के ही IUI करें तो कैसा रहेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या हमको करना चाहिए? ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ ही हम IUI का प्रोसीजर प्लान करना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए कितने फॉलिकल्स बने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल फॉलिकल पे भी IUI करा जा सकता है, बट ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन तो हमको करना ही होता है, और अगर उनको कॉस्ट का फैक्टर है तो मिनिमम टैबलेट्स तो देना ही पड़े, भले ही अगर हम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस को अवॉइड करना चाहे, एंड एट द सेम टाइम हमको प्रोसीजर के पहले ही साइकिल में काउंसिल कर देना पड़े कि आपका किस तरह से ओवेरियन रिस्पॉन्स रहेगा, उस पर लेट्स सी कि आगे हमको IUI में उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल साइकिल तो वो हमेशा ट्राई कर ही सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपकी एक राय जानना चाहूँगी कि सपोज हमने 1 साइकिल IUI करा और हमने उनको बोला 1 साइकिल का गैप लीजिए, और उसके बाद हमने उनको 2nd साइकिल एडवाइस करी, तो क्या ये 1 साइकिल के गैप के साथ ही करना चाहिए कि बीच में फिर से 2-3 महीने के ब्रेक के बाद हम IUI कर सकते हैं? हर एक केस अलग होता है, और मेडिसिन में कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि हमको यही चीज़ यही टाइम पे करनी है। पेशेंट की कन्वीनियंस, पेशेंट का फाइनेंसेस, पेशेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए हमको करना चाहिए। एक जनरल रूल हम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि हम लोग अल्टरनेट साइकिल IUI करते हैं ताकि पेशेंट को एक साइकिल का रेस्ट मिल जाए, सोचने का समय मिल जाए, शायद थोड़े पैसे इकट्ठे करने का टाइम मिल जाए। तो ये ऐसा है, कभी ज़रूरी नहीं है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि IUI खाली करने के लिए, कुछ नया करने के लिए IUI नहीं करना चाहिए। हम लोग हमारे सेंटर पे 9 से 11 महीने का टाइम्ड इंटरकोर्स विद फॉलिकल मॉनिटरिंग एंड ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं, और उसके बाद ही पेशेंट को IUI का एडवाइस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट दूसरे तीसरे मंथ से उतावले हो जाते हैं कि सर मैडम आप IUI क्यों नहीं करते। हम लोगों को पता है IUI कॉस्ट एक्सपेंस नॉर्मल ट्रीटमेंट से एक्सपेंसिव पड़ता है, और उसके रिजल्ट्स नॉर्मल टाइम्ड इंटरकोर्स से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी IUI नहीं करते हैं, और उसको वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी हम लोग मेडिसिन में बोलते हैं, वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी। और लगभग वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी से अबाउट 70 to 80% पेशेंट्स को बिना IUI के ही प्रेगनेंसी रुक जाता है। एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन अगर मैं बोलूँ IUI का, तो वो खाली अगर एजोस्पर्मिया है और पेशेंट IVF के लिए रेडी नहीं है, डोनर सीमेन से अगर हमको IUI करना है, वही केस में हमको जल्दी IUI करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। अच्छा सपना, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ, बहुत जानकारी मिली हमारे व्यूअर्स को। 3-4 कैरी होम मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे IUI के बारे में। कितनी बार करना चाहिए, ऑप्टिमल कंडीशंस क्या होती हैं, कब हमको IVF के लिए सोचना चाहिए? जी, मैं यहाँ पे जो आपके कैरी होम मैसेजेस में है, सबसे पहला कि अगर हमको 3 साइकिल्स में रिजल्ट मिल जाता है तो दैट इज़ अ गुड नंबर। करने के लिए डॉक्यूमेंटेड बुक्स में लिखा हुआ है कि हम 6 साइकिल्स तक ट्राई कर सकते हैं, बट 2 to 3 साइकिल्स में हमको मोस्टली रिजल्ट मिल जाना चाहिए। एक IUI साइकिल हमारे केवल 5 to 7% चांस को बढ़ा रहा है। जो नॉर्मल साइकिल में अगर 7 to 10% है, तो IUI साइकिल में लगभग 15 से 20%, मतलब उतना ही चांस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे 100% रिजल्ट्स हैं। अगेन 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स भी कर सकते हैं, नहीं तो एक साइकिल IUI के बाद एक साइकिल का गैप, इस तरह से भी कर सकते हैं। खास तौर से जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या मेल फैक्टर अजूस्पर्मिया है जिसमें काउंट 0 है, उसमें डोनर इंसेमिनेशन हमको करना पड़ता है, और उसमें कंसेक्यूटिव साइकिल्स और नंबर ऑफ टाइम्स ये हम बढ़ा सकते हैं। और अगर IUI फेल भी हो जाता है 3 बार 4 बार, और अगर फीमेल की एज कम है, तो मैं पर्सनली IVF के लिए तुरंत एडवाइस नहीं करता हूँ। पेशेंट लोगों को बोलता हूँ कि आप घर पे बैठें, घर पे ट्राई करें, खाली सिंपल फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की मेडिसिन चालू रखें। और लगभग ऐसे पेशेंट्स जिनके पास IVF करवाने के या तो पैसे नहीं होते या कोई रिलीजियस कारण से वो IVF नहीं करवा रहे होते, लगभग 50% पेशेंट्स में 2 या 3 साल के वेटिंग के बाद उनको प्रेगनेंसी रुक जाती है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं। IUI कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि जिससे प्रेगनेंसी रुक जाए। ओनली थिंग इज़ के सपोज मेल में इम्पोर्टेंस है, या मेल में इजैकुलेशन रेट्रोग्रेड हो रहा है, या एनइजैकुलेशन हो रहा है, या फिर मेल फैक्टर बहुत सीवियर है, या फिर मेल्स आधे टाइम घर के बाहर रहते हैं, आर्मी में हैं, साल में 1 या 2 बार ही आते हैं,
वो फैक्टर्स में IUI ज़्यादा काम करता है बनिस्बत कुछ लोग एंडोमेट्रियोसिस में भी IUI करते हैं, हालांकि एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है हमको। उस होप में करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो कुछ ना कुछ कर ही लें। हम लोग यूजुअली बहुत कम IUI पेशेंट को एडवाइस करते हैं, और जब हमको लगता है कि नहीं 8, 9, 10 महीने अच्छे फॉलिकल हो गए, अब कुछ करने जैसा है, तो ही IUI करते हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। आप लोगों की राय हमको मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स में करके दें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।